आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी तकनीक की वजह से नए नए आविष्कार देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। मेडिकल साइंस भी इससे अछूती नहीं है और नई तकनीक चिकित्सा में काफी मददगार साबित हो रही है। मरीज कम समय में बेहतर इलाज चाहता है और मेडिकल साइंस भी तेजी से इस मांग को पूरा करने की कोशिश कर रही है। रोबोटिक सर्जरी ऐसे ही प्रयासों में से एक है। हेलो डॉक्टर में आज बात रोबोटिक सर्जरी की। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी हेल्थ से जुड़े हुए सवाल स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से पूछते हैं और कुछ जानकारी, कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आते हैं। आपने अक्सर पढ़ा या सुना होगा कि कुछ डॉक्टर्स सर्जरी करने के लिए रोबोट्स की मदद लेते हैं और इतना ही नहीं, इसके उन्हें अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। कहा जाता है कि रोबोटिक सर्जरी पारंपरिक सर्जरी से आसान, सुरक्षित और कम समय में हो जाती है। भारत में अभी रोबोटिक सर्जरी सभी जगह उपलब्ध नहीं है, लेकिन भविष्य में इसका चलन तेजी से बढ़ने की संभावना है। रोबोटिक सर्जरी के बारे में विस्तार से जानने के लिए मैंने बात की डॉक्टर कल्पना नागपाल से। डॉक्टर कल्पना नागपाल देश की जानी मानी रोबोटिक सर्जन हैं। ENT यानी नाक, कान, गले के अलावा नेक और हेड संबंधी रोबोटिक सर्जरी इनकी विशेषता है और फिलहाल इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं। डॉक्टर कल्पना नागपाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक के इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में। ओके, शुक्रिया। डॉक्टर नागपाल, एक रोबोटिक सर्जरी जो नाम है, वो नाम से लगता है जैसे कोई रोबोट सर्जरी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल लेमैन टर्म में ये बात आपसे कह रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा आप बताएं कि ये रोबोटिक सर्जरी होती क्या है। ये रोबोटिक सर्जरी बेसिकली रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी होता है। ये मिसनोमर है, नाम गलत तरीके से लोग यूज करते हैं कि रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी बोलने से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रोबोट ही सर्जरी को परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एज पे चल रहे हैं। सब कुछ हाई टेक्नोलॉजी है सब जगह। सो ये इसी तरह टेक्नोलॉजी मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट हुआ और इन दोनों को मिला करके हमने टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया। सो हमें रोबोट की मदद से हम काफी कुछ डिफिकल्ट सर्जरीज परफॉर्म कर पा रहे हैं आसान तरीके से। सो और इस तरह से कैसे करते हैं और उसके क्या एडवांटेजेस है वो मैं बता सकती हूँ। हाँ, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी जानना चाह रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट इस रोबोटिक सर्जरी में कैसे डेवलप हुआ था। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। पहले तो मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड IIT में भी है। इन द सेंस मैंने जब मेरा मेडिसिन जब सिलेक्शन हुआ तो मेरा इंजीनियरिंग में भी हुआ। सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएशन जब MS ENT मिला मुझे, और MS के ENT के रिजल्ट से पहले मैंने IIT का एग्जाम भी दिया थ्रू बायोमीट। सो दिस इज फॉर IIT पोवाई मैं सिलेक्ट हो गई थी एंड वहाँ पर बायोमेडिकल ब्रांच लिया। सो मेरे को थोड़ा बहुत फिजिक्स का इंटरेस्ट शुरू से ही रहा। उस वजह से मैंने फिर यहाँ पर रोबोटिक्स भी डेवलप किया। एंड ऑल्सो मैंने देखा कि हमारे हॉस्पिटल में 2012 में लोगों ने जैसे यूरोलॉजी में शुरू कर दिया था रोबोट। एंड बाकी टाइम वो रोबोट जैसे ऊपर ड्रेप लगा के उसको बंद करके छोड़ देते थे, तो ज्यादातर वो खाली पड़ा था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ENT में भी शुरू कर सकते हैं। तो ये 2016 में ये आइडिया आया। देन फिर पता चला कि ENT सर्जरी तो रोबोटिक ट्रेनिंग यहाँ नहीं मिल सकता इंडिया में। फिर मुझे बाहर जाना पड़ा, फिर उसकी ट्रेनिंग ली, फिर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ। ऑल्दो इट वाज अ डिफिकल्ट जर्नी इन द बिगिनिंग, बट थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अच्छा चल रहा हमारा और हाईएस्ट। जी, आप तो लीडिंग इस टाइम सर्जरी परफॉर्मर भी हैं ENT के क्षेत्र में, जो रोबोटिक सर्जरीज करते हैं। करते कैसे हैं रोबोटिक सर्जरी, मतलब आप किस बातों का ध्यान रखते हैं और मतलब होता कैसे है? जी, रोबोटिक सूट जो है उसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक सर्जन कंसोल होता है, एक पेशेंट कार्ट होता है और एक विजन कार्ट होता है। सर्जन कंसोल में क्या है, सर्जन को बैठ के आराम से कर सकते हैं सर्जरी। सो पेशेंट कुछ दूरी, मतलब फ्यू मीटर्स अवे रहेगा पेशेंट, और पेशेंट को टच करने की जरूरत नहीं है, उनके टिश्यूज को हैंडल करने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से इन्फेक्शन भी नहीं होता है। चाहे पेशेंट को भी मान लीजिए HIV या एड्स है, तो हेल्थ केयर वर्कर्स को आने का भी खतरा नहीं है, और हम अपने हाथों से भी पेशेंट को इन्फेक्शन नहीं दे सकते क्योंकि डायरेक्ट हैंडलिंग नहीं है।
सो हम सर्जन कंसोल के सामने बैठते हैं। उसमें क्या है बढ़िया एडवांटेज, 3D विजन है। और 3D विजन के साथ साथ बाइनोक्यूलर विजन, मतलब दोनों आंखों के साथ अंदर लेंस में देखते हैं। 3D विजन का एडवांटेज क्या है, पूरा डेप्थ बढ़िया से दिखता है। तो जो भी सर्जिकल फील्ड है जिसमें हमने सर्जरी करना है उसका पूरा डेप्थ अच्छे से दिखाई देता है। इसके अलावा 10 गुना मैग्निफिकेशन है। जो नॉर्मल आंखों से हम सर्जरी करते थे पहले, ट्रेडिशनल सर्जरी, उसमें और इसमें इतना ज्यादा फर्क है कि हर चीज हम 10 टाइम्स मैग्नीफाइड देख रहे हैं। सो ऑब्वियसली फिर उससे क्या है, हम कोई मेजर स्ट्रक्चर्स जैसे वैस्कुलर स्ट्रक्चर हो गया, न्यूरल स्ट्रक्चर मतलब नर्व या ब्लड वेसल, कुछ भी इंजर नहीं होता है। और डाइसेक्शन जो है बड़ी प्रिसाइज तरीके से होता है, क्योंकि नेचुरली हर चीज आप बड़े बड़े देख रहे हो, सो प्लेन ऑफ डाइसेक्शन बहुत अच्छे से होता है। और भी कई एडवांटेजेस हैं, लेकिन बेसिकली एक, दिस इज ट्रांसलेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द रोबोटिक आर्म्स इन द पेशेंट। मतलब जो बाकी दोनों पार्ट्स मैंने कहा, पेशेंट कार्ट में इंस्ट्रूमेंट्स और एंडोस्कोप होता है। तो पहले एंडोस्कोप इंट्रोड्यूस करते हैं एरिया ऑफ सर्जिकल फील्ड में, इसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स को एंडोस्कोपिक विजन देखते देखते इंस्ट्रूमेंट्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं। सो जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए माउथ में है, तो वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स का जो मूवमेंट है वो उसी कमांड से होता है जो सर्जन ने यहाँ कमांड देना होता है सर्जन कंसोल में। तो हमारे जो फिंगर मूवमेंट्स है यहाँ पर, दैट गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू रोबोटिक आर्म मूवमेंट्स। मतलब सर्जरी हम ही लोग कर रहे हैं, हर स्टेप हमें करना है, बट एवरी मूवमेंट इज गेटिंग ट्रांसलेटेड इनटू द रोबोटिक आर्म्स। जी, यानी ये उस तरह से नहीं है जैसे एक इमेज बनती है कि भाई एक कोई रोबोट होगा और वो आपकी सर्जरी खड़ा होकर कर रहा होगा, डॉक्टर्स बैठे होंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यानी ये जो नाम है इससे कंफ्यूजन एक पैदा होता है। बिल्कुल जी, इट हैज टू बी कॉल्ड रोबोट असिस्टेड सर्जरी। एग्जैक्टली जी। सो एनाटॉमी जानना बहुत जरूरी है। एंड कई सारे ट्रेडिशनल सर्जरीज पहले से ही सर्जन को परफॉर्म करना चाहिए। उसके अलावा एंडोस्कोपिक सर्जरीज भी बहुत सारे परफॉर्म करना चाहिए, उसके बाद ही रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग हो पाएगा। ठीक है डॉक्टर कल्पना, आप जब इन सर्जरीज को करती हैं, जैसे आप ENT और नेक एंड हेड सर्जरी का आपका एक लंबा अनुभव रहा है, बहुत रिस्की नहीं होता है? जैसे मैंने कहा, एक तो सर्जिकल एनाटॉमी होता है, एनाटॉमी को थरोली जानना जरूरी, और ये होता है कई सारे ट्रेनिंग के कोर्स में आपने कैडेवरिक डिसेक्शंस परफॉर्म किया है कि नहीं, और ट्रेडिशनल सर्जरीज काफी सारे किए कि नहीं, और थरो नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। तभी हम जाकर के कोई नया टेक्निक लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अभी भी हम जूनियर्स को जो नया टेक्निक सिखा रहे हैं उसमें ये क्लॉज जरूर रखा है कि आप पहले नॉर्मल सर्जरी करो, फिर उसके बाद एंडोस्कोपिक सर्जरीज भी करो, उसमें रिफाइनमेंट आएगा, फिर आप ये नया टेक्नोलॉजी सीखिए रोबोटिक सर्जरी। और इसके लिए प्रॉपर लाइसेंसिंग होता है। ऐसा नहीं कि हर एक जना कोई भी बैठ के रोबोटिक सर्जरी शुरू कर देगा। प्रॉपर एग्जाम होता है, प्रॉपर लाइसेंसिंग होता है, और ये लाइसेंसिंग जैसे हम लोग डाविंची मशीन यूज कर रहे हैं, ये डाविंची मशीन, ये सब वहाँ पर सनीवेल कैलिफोर्निया में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, वहां से लाइसेंस मिलेगा हमें। लाइसेंसिंग मिलने के बाद भी ये सर्जरीज जो है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो है, वो लोग एडिट करते हैं, वो लोग चेक करते हैं कि भाई स्टैंडर्ड वगैरह सब सही है कि नहीं, आउटकम सही दे रहे हैं कि नहीं। सो ये लाइसेंसिंग भी रिन्यू होता रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी परफॉर्म कर सकता है जी। तो इंडिया में जहाँ पर लोग डॉक्टर्स के पास जाने से भी डरते हैं और कहते हैं इतनी दवाइयाँ हमको दे दी जाएंगी, या फिर जिस तरह से विदेशों में होता है, मतलब वो अभी कल्चर डेवलप धीरे धीरे हो रहा है हमारे यहाँ भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर। ऐसे में रोबोटिक सर्जरी आप जब इतने सालों से कर रहे हैं, आप कैसे पेशेंट्स को ये बात समझाते हैं कि इसमें कोई मतलब ऐसा डरने वाली बात नहीं है, ये आप करवाइए, और पेशेंट कैसे उस चीज़ को मान जाते हैं? जी, शुरू में जब रोबोटिक सर्जरी प्रोग्राम शुरू किया, जैसे 2016 के एंड में, तब हमें पेशेंट्स को समझाना पड़ा कि ये एडवांटेज है और इस तरीके से करने का, और इसका और ट्रेडिशनल सर्जरी का क्या आउटकम्स में डिफरेंस है और क्या एडवांटेजेस है पेशेंट के लिए। वो सब लकीली अभी जो है अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ गया है, तो अब खुद से पेशेंट आकर के रोबोटिक सर्जरी मांगते हैं, मतलब आके कहते हैं कि हमें रोबोटिक सर्जरी ही कराना है। वो इसीलिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे टंग के पीछे बेस ऑफ द टंग कैंसर कहते हैं, मतलब टंग में कैंसर कहीं भी हो सकता है,
अगर आगे के हिस्से में होता है तो कन्वेंशनल सर्जरी से सही हो सकता है। पीछे के हिस्से में विच इज इनएक्सेसिबल, मतलब नॉर्मल ह्यूमन हैंड एकदम पीछे में पहुंच के सर्जरी मतलब करना असंभव है। सो ये इनएक्सेसिबल एरियाज पहुंचने के लिए ही ये रोबोटिक आर्म्स डिजाइन किया गया। रोबोटिक आर्म्स आर स्नेक लाइक आर्म्स और मेन एडवांटेज है कि वो जाकर के डिफिकल्ट एरिया में पहुंचता है जो अदरवाइज ह्यूमन हाथ से अप्रोच करना मुश्किल है। तो दूसरा एडवांटेज है वो जैसे हमारा हाथ के मूवमेंट्स लिमिटेड है, जैसे रिस्ट जॉइंट जो है ऐसे नहीं कि 180 डिग्री घूम सकता है, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स ह्यूमन हैंड। बिल्कुल। रोबोटिक आर्म्स का एडवांटेज ये है कि पूरा 180 डिग्रीज घूम सकता है। सो आप जो मर्जी डायरेक्शन में ले जाओ तो दैट हेल्प्स अ लॉट इन डाइसेक्शन। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये बेस ऑफ टंग कैंसर नॉर्मली कैसे ठीक करते हैं, अगर मान लो रोबोटिक सर्जरी के इरादे से पहले की बात जी, तब ये मैंडिबल, ये जो जॉ के बोन होता है ना, वो बोन को तोड़ना पड़ता है, बिकॉज वो तोड़ने के बाद ही आपको पीछे के टंग के हिस्से को पहुंच सकते हो। सो दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड कमांडो ऑपरेशन। उसके साथ नेक डिसेक्शन कंबाइंड होता है और उस पार्ट को पूरा निकाल के फिर रिकंस्ट्रक्शन वगैरह होता है। सो दिस इज कमांडो ऑपरेशन। नाउ अगर आपने केस सिलेक्शन, मतलब हम लोगों को हर एक रोबोटिक सर्जरी के लिए पहले केस सिलेक्ट करते हैं कि भाई फलाना केस ही रोबोटिक सर्जरी से ठीक पूरा हो सकता है, आउटकम्स बहुत अच्छा दे सकते हैं एंड ये ट्रेडिशनल सर्जरी से ज्यादा बेनिफिशियल है। सो विदाउट केस सिलेक्शन नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हर एक सर्जरी ईएनटी में, हेड एंड नेक में रोबोटिक सर्जरी हो सकती है। मैं वही आपसे पूछने वाला था कि कैसे सेलेक्ट करते हैं आप कि इनका होना है रोबोटिक सर्जरी और इनको सजेस्टेड नहीं है? जी, तो फॉर एग्जांपल ये बेस ऑफ टंग कैंसर को ले लीजिए, स्टेज 1 और स्टेज 2, उसमें ये पूरा रोबोटिक सर्जरी से क्योर हो सकता है विदाउट कटिंग द बोन ओपन, विदाउट गिविंग एनी जॉ डिफॉर्मिटी, मतलब ऑपरेशन के बाद शक्ल नहीं बदलेगा, कोई स्कार नहीं रहेगा, लेकिन ये स्टेज 1 स्टेज 2 में पॉसिबल है। और इसमें पूरा वाइड रिसेक्शन करने के बाद कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी भी अवॉइड कर सकते हैं। सो इसके इतने सारे फायदे हैं। केस सिलेक्शन, सो अर्ली स्टेज, इसीलिए पेशेंट्स को ये जानना चाहिए जो तंबाकू खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, इन लोगों को पता ही है कि दे आर एट हाई रिस्क। कुछ भी अगर नया सिम्टम लगे, अर्ली प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। अर्ली प्रेजेंटेशन में अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गया और स्टेज 1 स्टेज 2 में है तो फिर रोबोटिक रिसेक्शन से बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। वैसे और इंडिकेशंस है, जैसे थायराइड ऑपरेशन सब लोग जानते हैं, पब्लिक, बिकॉज इट्स अ कॉमन ऑपरेशन। कई लोगों को थायराइड निकलवाना पड़ता है क्योंकि थायराइड में ट्यूमर हो गया या बड़ा सा गॉइटर हो गया। सो ये थायराइड ऑपरेशंस में भी रोबोटिक सर्जरी का बहुत यूज है। इसीलिए मान लीजिए एक 16 साल की लड़की है, यंग पेशेंट, लड़का हो या लड़की, उन लोगों को स्कार नहीं चाहिए। जैसे नॉर्मली थायराइड ऑपरेशन में गर्दन में सामने पूरा स्कार दिखता है थायराइड ऑपरेशन के बाद। रोबोटिक सर्जरी में क्या है, वो स्कार छुप जाएगा, दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आगे से इंसिशन दे ही नहीं रहे, कट नहीं दे रहे। सो ऐसे कई सारे इंडिकेशंस है। नेपाल से एक पेशेंट आई, उनको तो पहले तो डायग्नोसिस में ही बहुत टाइम लग गया, कई सारे डॉक्टर्स को मिले, लिंगुअल थायराइड करके एक गांठ मिस कर दिया। पेशेंट की मम्मी बार बार कह रही थी कि सांस रुक जाता है, सांस फूल जाता है, बट लोगों ने साइकियाट्रिस्ट तक भेज दिया कि मेडिकली कुछ नहीं है कर। इधर एंडोस्कोपी करने के बाद देखा कि वो टंग के पीछे के हिस्से में गांठ थी और दैट वाज लिंगुअल थायराइड। और लिंगुअल थायराइड निकालने के लिए नॉर्मली आगे गर्दन पे बड़ा कट लगेगा, बट इस रोबोटिक सर्जरी के वजह से कट की जरूरत नहीं पड़ी। सिमिलरली वैस्कुलर लीशंस, ये परसों भी मैंने किया हिमेंजियोमा। हिमेंजियोमा जैसी सर्जरी के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, पहले से अरेंज करना पड़ता है 1-2 बोतल ब्लड। दूसरा, या तो लेजर से निकाल सकते हैं या आपको सर्जरी के टाइम पे ब्लीडिंग का चांसेस बहुत है, सो केयरफुली करना पड़ता है एंड बहुत लोग नहीं कर पाते हैं बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट सर्जरी। रोबोट का फायदा ये हुआ, देयर इज नो ब्लीडिंग एंड फिर कोई कट की जरूरत नहीं पड़ी और बहुत अच्छे से डाइसेक्शन हो गया और कम टाइम लगा, 20-25 मिनट। क्योंकि एक्सपीरियंस भी, जैसे जैसे आप ज्यादा रोबोटिक सर्जरीज करने लगते हो, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी कम हो जाता है। डॉक्टर नागपाल, आपसे बात करके नई जानकारियां मिल रही हैं, नए नए सवाल भी मेरे मन में आ रहे हैं। अगला सवाल जो है वो कॉस्ट रिलेटेड है, लेकिन उस पर आऊं उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। आज तक रेडियो सुन रहे हैं आप, सुनता है सारा जहां।
आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे। उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है, पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई, पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में। आज हम बात रोबोटिक सर्जरी की कर रहे हैं और हमारे साथ देश की लीडिंग रोबोटिक सर्जन डॉक्टर कल्पना नागपाल हैं। डॉक्टर नागपाल, आपने ब्रेक में जाने से पहले रोबोटिक सर्जरी के बहुत सारे फायदे गिनाए। मेरा सवाल है कि जब फायदे इतने सारे हैं तो दाम भी थोड़ा ज़्यादा तो होगा, क्या आम आदमी की पहुंच में है? बहुत महंगा नहीं है? ये मैं बताना चाहती हूँ, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल कोई भी आ सकता है, सो प्राइवेट हॉस्पिटल में अंदाजा है पेशेंट्स को कि रीजनेबली कॉस्ट तो लगेगा। मतलब कोई भी सर्जरी, मान लीजिए थायराइड को लेते हैं, नॉर्मली 1.5 लाख में होता है थायराइड सर्जरी, ट्रेडिशनल सर्जरी में। अगर रोबोटिक कराना चाहते हो तो 60-70 हजार एक्स्ट्रा लगता है। वो इसीलिए कि सर्जरी कॉस्ट रिमेन्स द सेम, सिर्फ जो रोबोटिक कंज्यूमेबल्स, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं जी, उसका पैसा लगता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स तो चेंज होता रहता है, हर एक पेशेंट का अलग डिस्पोजेबल होता है। सो वो इंस्ट्रूमेंट्स का खर्चा 60 से 70 हजार लगता है। दिस इज द ओनली एक्स्ट्रा कॉस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल। यानी बहुत महंगा भी नहीं है, जितना मतलब 3 गुना या 4 गुना होगा ऐसा भी नहीं है, बहुत मिनिमल एक कॉस्ट एक्स्ट्रा आपकी जा रही है, लेकिन उसके फायदे बहुत सारे हैं। यहाँ पर एक सवाल मेरा ये भी है कि जब इतने फायदे हैं, हर चीज का फायदा होता है, नुकसान भी कुछ ना कुछ जरूर होता ही होगा। क्या नुकसान भी हैं इसके कुछ? अब नुकसान ये है, अगर केस सिलेक्शन सही नहीं है, फिर आपका आउटकम सही नहीं रहेगा, तो इसीलिए उसको अवॉइड करना चाहिए, एक तो। दूसरा, कॉम्प्लिकेशंस, वन हैज टू बी प्रिपेयर्ड। मान लीजिए रोबोटिक सर्जरी करते करते आपने कोई चीज को इंजर किया, ब्लड वेसल को इंजर किया, जो ट्रेडिशनल सर्जरी में भी हो सकता है, तो सर्जन को मालूम होना चाहिए उस कॉम्प्लिकेशन को कैसे रेक्टिफाई कर सकते। एंड दैट इज अगेन अ प्रीरिक्विजिट। किसी भी प्रकार का सर्जन हो, कोई भी एंडोस्कोपिक सर्जन हो, ट्रेडिशनल सर्जन हो या रोबोटिक सर्जन हो, उनको कॉम्प्लिकेशंस हैंडल करना आना चाहिए पहले तो, फॉर एनी सर्जरी। सो टचवुड वी हैव बीन लकी इन आवर प्रोग्राम, अभी तक ऐसा कोई भी कॉम्प्लिकेशन एनकाउंटर नहीं किया है। सो इसीलिए जैसे मैंने कहा, इफ योर ट्रेनिंग इज गुड देन कॉम्प्लिकेशंस का जो है रिस्क मिनिमल, बहुत मिनिमल रहेगा। ठीक है, अंतिम सवाल मेरा ये, इतनी सर्जरीज आप रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज करवा रहे हैं और एक नॉर्मल सर्जरी और इस सर्जरी में अंतर तो है ही, जैसे आपने बेनिफिट्स इसके बताए कि मरीज जल्दी ठीक हो सकता है, खून कम बहेगा, आप जो टाँके के निशान होते हैं आपको वो दिखलाई नहीं पड़ेंगे, और भी तमाम तरह की फायदे इसमें हैं। और नुकसान भी, स्टे भी शॉर्ट रहेगा, हॉस्पिटल में स्टे भी कम रखते हैं, स्टे शॉर्ट रहेगा जी, उसकी वजह से आप, हाँ, उसकी वजह से आपका जो हॉस्पिटल में रुकने का खर्च है वो भी कम आएगा, जाहिर सी बात है। हाँ, लेकिन क्या इसके बाद जो दवाइयाँ चलेंगी, क्या उसमें भी कुछ कमी आती है या फिर वो उतना ही लंबा ड्यूरेशन रहता है जो एक नॉर्मल बीमारी की दवाइयों में होता है? जैसे मैंने कहा, कैंसर अगर स्टेजिंग सही प्रॉपर हो तो मैंने कहा ना, कीमो के ड्रग्स पूरा अवॉइड हो जाए। दूसरा, एनेस्थीसिया का ड्रग्स जो है कम लगेंगे रोबोटिक सर्जरी में, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी का अगर जैसे मैंने कहा एक्सपीरियंस सर्जन करते हैं तो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है। सो जाहिर सी बात है, तो फिर एनेस्थीसिया का रिक्वायरमेंट भी कम रहेगा। दूसरा, मैंने एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडिकेशन बताना भूल गई, जैसे स्नोरिंग के लिए, खराटों की बीमारी के लिए रोबोटिक सर्जरी ने बहुत चेंजेस लाए। रोबोटिक सर्जरी की वजह से आउटकम्स बहुत अच्छे हैं, स्नोरिंग नहीं होता है, स्नोरिंग के एसोसिएटेड स्लीप एपनिया में भी क्योर हो सकता है। अगेन स्टेजिंग, जैसे BMI उनका 35 से नीचे हो, फिर हम एक स्लीप स्टडी कराते हैं, सारी रात, पूरी रात का एक जांच होता है जिसमें हम देखते हैं कि कितने बार ऑक्सीजन गिरता है, कितने बार सांस रुकता है, तो ये स्लीप एपनिया का ग्रेडिंग होता है फिर। सो माइल्ड और मॉडरेट स्लीप एपनिया में रोबोटिक सर्जरी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, जिस वजह से बाहर के कंट्रीज से भी पेशेंट्स आ रहे हैं। और ये कितने टाइम पीरियड में ये सर्जरीज हो जाया करती हैं डॉक्टर कल्पना?
सो रफली लाइक जैसे अगर स्नोरिंग के लिए कर रहे हैं सो रोबोटिक सर्जरी थ्रोट के लिए लगभग 30-40 मिनट्स लगता है। सिमिलरली थायराइड का लगभग 1-1.25 घंटा लगता है। तो ज्यादातर इतना ही टाइम लगता है, 1-1.5 घंटा मैक्सिमम। एक और चीज, क्योंकि हमने 2 पार्ट्स तो समझा दिए, एक तो सर्जन कंसोल, दूसरा पेशेंट कार्ड, तीसरा रह गया विजन कार्ड। सर्जरी करते वक्त जितने भी स्टाफ हैं थिएटर में, सारा वो सर्जरी को एक 2D विजन कार्ड में भी देख सकते हैं। जैसे सर्जन तो 3D में देख रहे हैं ना, ऐसे अलग से साथ साथ स्क्रीन में डिस्प्ले होता हुआ आएगा 2D स्क्रीन में, जिसमें एनेस्थेटिस्ट भी देख सकते हैं, जूनियर्स भी देख सकते हैं, सारा टीम ENT टीम कैन वॉच। मतलब इसी का एडवांटेज इसीलिए है कि इवन यंगस्टर्स कैन लर्न द सर्जरी फास्टर। पहले क्या होता था ट्रेडिशनल सर्जरी में, अगर सीनियर सर्जन थायराइड सर्जरी सिखा रहे हैं, हम सब टेबल के आसपास खड़े होते थे, लेकिन बड़े मुश्किल से देख पाते थे स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि दूर से कितने लोग झांक करके क्या देखोगे, बिकॉज हमारा आई विजन जो है लिमिटेड है, उतना डिस्टेंस पे कोई नर्व या वेसल कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, इसीलिए सर्जिकल स्टेप सीखना भी बहुत मुश्किल होता है। बट आजकल के जनरेशन को ये रोबोटिक सर्जरी की वजह से 2D विजन में दे आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच स्टेप, तो लर्निंग कर्व जो होता है दैट इज फास्टर। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर कल्पना नागपाल। आपने हमसे बात की, हमें समझाया और बहुत विस्तार से समझाया हमारे लिसनर्स को कि रोबोटिक सर्जरी क्या होती है, क्या मिथ हैं इसके और क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या नफ़ा नुकसान है। ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से समझाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये था आज का हेलो डॉक्टर, जिसमें हमने रोबोटिक सर्जरी की बात की। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। यदि आप भी डॉक्टर से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या चाहते हैं कि किसी विषय पर हम चर्चा करें, तो वो भी हमें लिखकर ज़रूर भेजें अपने नाम और अपने पते के साथ। ईमेल पता वही है radio@aajtak.com। अगले मंगलवार फिर हाजिर होंगे आपकी हेल्थ से जुड़े नए सवालों और उनके जवाबों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को दीजिए इजाजत और अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिए। नमस्कार। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है, तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।